ठीक है। आज जो अपन को देखना है इसमें जो अपन को देखना है वो अपन को देखना है इंटरलॉक, या जिसको अपन बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ये भी बोर्ड के एग्जाम्स में, खासकर मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, पर ये अदर स्टेट के जो पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बोर्ड्स होंगे, टेक्निकल बोर्ड्स होंगे, टेक्निकल एजुकेशन के जो बोर्ड्स होंगे जिन्हें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोला जाता है, तो BTAR है जैसे राजस्थान का है, तो इसी तरह बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात होगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र होगा। इन सभी स्टेट के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में ये जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता होगा, हर बार पूछा जाता है BTAR में, तो और जगह भी पूछा जाता होगा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरलॉकिंग क्या होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरलॉक। तो जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ, विज्ञान में जो नाम है वही काम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन इसको समझेंगे। और साथ में जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको अपन देखेंगे कैसे अपन इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के एग्जाम्पल के स्कीमेटिक को बनाने में। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्कीमेटिक और वायरिंग डायग्राम दोनों अपन से पूछा है, ठीक है। तो अपन दोनों बना के देखेंगे और साथ ही साथ पहले लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था उसको यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कैसे स्कीमेटिक से वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरलॉकिंग क्या होता है। इंटरलॉक जो नाम है वही काम है। लॉक मतलब उलझाना, लॉक लगाना। लॉक कैसे लगाते हैं अपन, कड़ियों में लॉक फंसा देते हैं, तो अपन ने उन दोनों कड़ियों को उलझा दिया, यानी जो दरवाजे का फ्रेम है उससे अपन ने दरवाजा अटका दिया, अब वो खुलेगा नहीं, लॉक लगा दिया अपन ने। इंटरलॉकिंग मतलब आपस में ही उलझ जाना। अब मैं अगर और दूसरे एग्जाम्पल लूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए अपन सीधे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल को लेते हुए रिले को ही लेते हैं कि रिले को यूज करके और वहां इंटरलॉकिंग क्या होती है वो समझते हैं अपन। एक चीज अपन ने देखी थी कि अगर कोई रिले है तो उस रिले में क्या है, दो चीजें हैं। एक तो जो उस रिले की कोर है और उस कोर के ऊपर जो कॉइल हमने लपेटी हुई है, ये कॉइल हमने लपेटी हुई है, तो ये तो रिले की कोर हो गई जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, जो मैग्नेटाइज होगी, और ये उस रिले की कॉइल हो गई जिसमें करंट फ्लो करवाया जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स बनेगी और उस फ्लक्स की वजह से ये कोर मैग्नेटाइज होगी, ठीक है। ये कोर एक प्लंजर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। जब ये इस प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो यहां पर अपन ने देखा था दो कॉन्टेक्ट्स हैं जिनको ये मिला देगी, तो ये सिंपल एक रिले बन गई। वापस से मैंने एक आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताया है रिले का क्या होता है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराना चालू करेंगे, ये मैग्नेटाइज होगी, कोर मैग्नेटाइज होगी, तो यहां पर जो अपना एक इस मूविंग आर्मेचर पे भी कॉपर का मूविंग आर्मेचर पे भी एक मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यहां पर एक पार्ट लगा होगा जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा। ये कोर, ये मैग्नेटिक कोर इसे अट्रैक्ट करेगी तो ये आर्मेचर इधर मूव करेगा, ये आर्मेचर यहां से इधर मूव करेगा, तो इन दोनों कॉन्टैक्ट को मिला देगा। ये अपना वापस से कंडक्टिंग पार्ट हो गया, ये कॉपर का मान लो आप, जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ेगा, तो यहां पर कनेक्शन बन गया। ये अपनी स्प्रिंग हो गई, ये एक मूविंग आर्मेचर हो गया या मूविंग पार्ट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, जो याद रह जाए वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना क्या हो गया, एक वापस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया जिसको ये कोर अट्रैक्ट करेगी। अब देखिए आप कि इस रिले को काम करने के लिए, इस रिले का काम क्या है। इस रिले का काम यह है कि जो इधर से सिग्नल आ रहा था उस रिले सिग्नल को इधर पहुंचाना। वो कैसे पहुंचाएगी, जब ये कंडक्टिंग पार्ट, कॉपर पार्ट इस पर आकर टच होगा दोनों टर्मिनल पे, तभी ये पहुंचाएगी इस सिग्नल को इधर से इधर। यही काम है रिले का। और ये कब आके टच होगा, जब ये मैग्नेटाइज होगी और इसको अट्रैक्ट करेगी। और ये कब मैग्नेटाइज होगी, जब इसमें करंट दिया जाएगा। यानी कि यहां पर कांटेक्ट बनाए रखने के लिए अपन को यहां पर करंट बनाए रखना जरूरी है। कहने का मतलब क्या हुआ, टू रिले सिग्नल, वो सिग्नल करंट की फॉर्म में भी हो सकता है या वोल्टेज की फॉर्म में भी हो सकता है।
एक सिग्नल को रिले करने के लिए, रिले किधर से, इधर वाले तार से इधर वाले में भेजने के लिए क्या जरूरी है, रिले शुड केप्ट होल्ड। होल्ड का मतलब, होल्ड मीन्स, होल्ड का मतलब क्या है कि कॉइल में, रिले कॉइल में करंट रहे, रिले कॉइल में करंट रहेगा तो कोर मैग्नेटाइज्ड रहे, कोर मैग्नेटाइज्ड रहेगा तो आर्मेचर अट्रैक्टेड रहे, और आर्मेचर अट्रैक्टेड रहेगी तो ये रिले इधर से इधर सिग्नल होता रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे मेरी भावना को। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस सिग्नल को इधर पहुंचाते रहना है, एक सिग्नल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचाते रहना है, तो यहाँ पर करंट मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स मेंटेन रहे, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी रहे और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे। जैसे ही यहाँ पर करंट हुआ जीरो, जैसे यहाँ पर करंट जीरो हुआ तो इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा और स्प्रिंग अपना काम करेगी और इस आर्मेचर को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में खींच लेगी और रिले अपना काम बंद कर देगी और सिग्नल आगे जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे रिले को काम कराना है, अगर कंटिन्यू रिले को होल्ड रखना है, होल्ड का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, होल्ड का मतलब क्या है, रिले को होल्ड रखना है तो उसकी कॉइल में करंट बराबर चलते रहना चाहिए। सिंबल से अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो ये रिले की कॉइल का ब्लॉक है और ये रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं। इधर बना देता हूं मैं दूसरी तरफ, और ये दूसरा एनसी कॉन्टैक्ट है। तो जैसे ही हम इस रिले की कॉइल को सप्लाई देंगे, इसको आर बोल देता हूं, जैसे ही मैं इस रिले की कॉइल को सप्लाई दूंगा आई, तो ये रिले की कॉइल मैग्नेटाइज करेगी अंदर कोर को और इस प्लंजर को अंदर अट्रैक्ट करेगी, इस प्लंजर को अंदर अट्रैक्ट करेगी। इसका अगर मैं आपको खोल के स्ट्रक्चर बताऊं फटाफट से, तो इसके अंदर क्या होगा, एक कॉइल होगी और एक प्लंजर होगा जो आधा इसमें रहेगा, आधा बाहर रहेगा, और इससे कनेक्टेड है ये अपने कॉन्टेक्ट। ये एक दूसरी तरह की कॉइल का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही अपन इसको सप्लाई देंगे, एक करंट आई अपन ने इसको दिया, तो करंट आई देते ही ये मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटाइज होगी तो फ्लक्स जनरेट करेगी, फ्लक्स जनरेट करेगी तो इस कोर प्लंजर को, कोर को अंदर खींच लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जैसा मेजरमेंट में आपने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, अगर उनका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ठीक है, सही है। कॉइल में करंट फ्लो होता है, कॉइल मैग्नेटाइज होती है, एक फ्लक्स जनरेट करती है और उस फ्लक्स में उस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे अपना पॉइंटर हिलता है। वही काम हो रहा है यहां पर भी। इस कॉइल में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगी, इस प्लंजर को, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है, मैं आयरन का ही बोल देता हूं, लोहे का प्लंजर है, इसको अंदर खींच लेगी। जैसे इसको अंदर खींचेगी तो ये एनओ एनसी बन जाएगा और ये एनसी एनओ हो जाएगा। ठीक वही काम होगा। यानी कि अगर मैंने इस एनओ और एनसी को किसी सर्किट में इस्तेमाल करना है तो इस रिले को होल्ड कराना है, और इस रिले को होल्ड कराना है तो यहां पर करंट मेंटेन रखना है। यानी कि अगर मैं इस रिले को कंटिन्यूस काम में लेना चाहता हूं तो मुझे इस रिले की कॉइल में करंट बना के रखना पड़ेगा। अब मुझे कोई ना कोई ऐसा जुगाड़, ऐसा सतूना, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि एक बार तो मैं इसमें पुश बटन दबा के करंट एंटर करा दूंगा, पर मैं पुश बटन दबा के खड़ा तो नहीं रह सकता। उस कंट्रोल सर्किट का पुश बटन दबा के तो अपन खड़े नहीं रह सकते। तो अपन को कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट चाहिए, ऐसा जुगाड़ चाहिए, ऐसा सतूना चाहिए जो इस रिले की कॉइल में कंटिन्यूस करंट फ्लो कराता रहे। उसे ही कहते हैं इंटरलॉकिंग। आइए देखते हैं।
अपना मकसद क्या है, रिले की कॉइल में लगातार करंट फ्लो होता रहे। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें एक रिले का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। आर रिले है और इसका एक ये रिले जो क्या करती है, ये रिले एक इंडिकेशन लैंप को या एक बजर को चलाती है। तो अपन यहां पर एक बजर लगा देते हैं। अभी अपन इसके सीरीज में ही लगा देते हैं बजर। क्या होगा, अभी बजर बजता रहेगा, रिले की कॉइल को सप्लाई जा रही है और यहां रिले भी होल्ड रहेगी। मैंने दो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ले लिए, दो कॉन्टेक्ट ले लिए रिले के, एक एनओ टाइप का, एक एनसी टाइप का। ठीक है, अभी की अवस्था में आप देखो रिले को सप्लाई मिल रही है। इस करंट सिचुएशन में रिले को सप्लाई मिल रही है और रिले क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। होल्ड रहेगी मतलब ये एनओ तो बना रहेगा एनसी और ये एनसी बना रहेगा एनओ। अभी मैंने एनओ एनसी दिखा रखे हैं, यानी कि मैं दोबारा से बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा कि अभी इस अवस्था में जब कोई सर्किट कहीं से टूटा हुआ नहीं है तो क्या स्थिति होगी रिले की, रिले होल्ड है और होल्ड होने के साथ साथ इसका जो एनओ कॉन्टेक्ट था वो तो बन गया क्या, एनसी, और जो इसका एनसी कॉन्टेक्ट था वो बन गया एनओ। ठीक है, और रिले से इस बजर ऊपर जो अपना फेज अपन ने दिया है, नीचे जो न्यूट्रल है, तो इस बजर को नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है और ऊपर से देखो तो रिले की कॉइल के थ्रू इसको फेज मिल रहा है। तो ये बजर हो या मतलब बजर बोलो चाहे बेल बोलो, ये बजती रहेगी इस कंडीशन में। तो यानी ये सर्किट तो ऐसा हो गया कि लगातार बेल बजती रहेगी। अपन को चाहिए कंट्रोलिंग। अपन ने क्या किया, एक पुश बटन यहां डाल दिया, एक एनो पुश बटन अपन ने यहां पर डाल दिया। अब इस अवस्था में देखो, जैसे अपन ने यहां पर एनो पुश बटन डाला तो यहां पर अब इस करंट स्थिति में, इस सिचुएशन में जो बोर्ड पे दिख रही है, रिले होल्ड नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि रिले की कॉइल को सप्लाई नहीं जा रही है, यहां पर टूटी हुई है। यानी रिले अपनी नॉर्मल अवस्था में होगी और एनओ ओपन रहेगा और एनसी अपना नॉर्मल क्लोज सिचुएशन में रहेगा। नॉर्मल अवस्था आ गई वापस रिले की। पर जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, पुश बटन को दबाते ही रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, बजर बजेगा। यानी कि अब अगर अपन को बजर को बजाना है तो इस पुश बटन को दबा के रखना पड़ेगा। अगर आप गौर फरमाएं तो इस बजर को बजाने के लिए, इस बेल को बजाने के लिए मुझे रिले की आवश्यकता भी नहीं थी। अभी मैं अगर इस पुश बटन से ही इस बेल को बजाना चाहता हूं तो पुश बटन को दबाता और बेल बजती रहती, रिले अगर मैं हटा भी देता तो। पर रिले अब पिक्चर में आएगी इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक है ना, कैसे, अब अपन ये चाहते हैं कि अपन एक बार पुश बटन दबाएं और एक बार पुश बटन दबाने के बाद अपन को दोबारा उसको दबा के रखना ना पड़े या कंटिन्यूस दबा के रखना ना पड़े और बेल बजती रहे, ऐसा अपन चाहते हैं। ऐसा कैसे होगा, यानी कि रिले को सप्लाई मिलती रहे लगातार। अगर रिले की कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी तो बजर तक सप्लाई पहुंचती रहेगी। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब भी अपने सामने दिक्कत क्या आ रही है कि आप पुश बटन दबाएंगे तो रिले की कॉइल को सप्लाई मिलेगी, उसके बाद बेल को सप्लाई मिलेगी, बचती रहेगी। पर जैसे ही आप पुश बटन से हाथ हटाएंगे सप्लाई कट जाएगी, बेल भी बंद हो जाएगी, रिले भी डी होल्ड हो जाएगी। अभी जो बोर्ड पे सिचुएशन दिख रही है, यहां से सर्किट टूटा हुआ है पुश बटन के यहां से, तो रिले अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, एनओ एनसी दिखा रखे मैंने, और बेल में से कोई आवाज नहीं आ रही है, बेल बंद है। ठीक है, करना क्या है अपन को ये करना है कि इंटरलॉकिंग देनी है कि रिले को सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहे और रिले होल्ड रहे और रिले की कॉइल में से सप्लाई जाते हुए बेल को बजाती रहे। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहां पर एक रिले का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर लिया, ये वाला। देखो मैंने वहां बनाया है अलग से, पर ये बेसिकली इसी कॉन्टेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां।
वहां शो करने के लिए बना दिया मैंने कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अदरवाइज मैं अगर इसको वायरिंग डायग्राम के रूप में बनाता तो मैं सीधे यहां तक वायर लाता। अभी ये R1 है, ये R2 है, रिले के कॉन्टेक्ट है। मैं सीधे यहाँ पर R1 लिख सकता हूँ, इसको पुश बटन P1 लिख सकता हूँ। ये बेल है, ये रिले है, ठीक है। ये R1 जो यहाँ बनाया है वो यही वाला R1 है। स्कीमेटिक में दिखाने के लिए वहां बनाया अपन ने कि भाई ये क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए कि R1 को अपन ने पुश बटन के पैरेलल में जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, अब ये इंटरलॉकिंग हो गई। कैसे? अपन ने रिले को उसी के जाल में फंसा दिया। रिले का ही ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज करके, या रिले का कॉन्टेक्ट, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्टेक्टर में बोला जाता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट तो, पर वो मेनली क्या है, इंडस्ट्री में आपको कॉन्टेक्टर ही कॉन्टेक्टर दिखेंगे ज्यादा, और वही मेरा अनुभव बार बार मुझे वो बुलवाता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। पर ये रिले के कॉन्टेक्ट हैं। ये रिले के कॉन्टेक्ट्स को ही अपन ने यूज करके क्या किया, रिले की कॉइल को सप्लाई मेंटेन रखनी। जब तक अपन पुश बटन दबा रहे थे तब तक तो सप्लाई मिल रही थी, ठीक था, बजर बज रहा था, सप्लाई मिल रही थी। पर जैसे ही अपन ने पुश बटन छोड़ा, रिले की भी सप्लाई कटी, बेल की भी सप्लाई कटी, बेल बजना बंद हो गई। अपन ये चाहते हैं कि एक बार पुश बटन दबाएं और फिर बेल बजती रहे, तो वो अरेंजमेंट हो गया। कैसे? इंटरलॉकिंग की मदद से। अपन ने क्या किया, अपन ने रिले को इंटरलॉक प्रोवाइड करा दिया है उसी के कॉन्टेक्ट से। अब क्या होगा, जैसे ही आप पुश बटन दबाएंगे, पुश बटन दबाते ही रिले की कॉइल को सप्लाई जाएगी, रिले होल्ड करेगी। रिले होल्ड करेगी तो क्या होगा, जो एनओ था वो तो चल जाएगा एनसी, और जो एनसी था वो हो जाएगा एनओ। इसको एक बार मिटा के दोबारा से बना देता हूं मैं इस जगह पर। तो जैसे ही रिले होल्ड हुई तो जो अपना एनओ था वो तो हो गया एनसी, और जो एनसी था वो हो गया एनओ। अपन ने क्या यूज कर रखा है ऊपर, सिर्फ एनओ यूज करा है, एनसी यूज करा ही नहीं कहीं। तो वो जो एनओ अपन ने यूज करा था R1, वो क्या हो जाएगा, जैसे ही अपन इस पुश बटन को दबाएंगे ये एनसी हो जाएगा। पुश बटन को दबाते ही रिले की कॉइल को सप्लाई मिली, बेल को सप्लाई मिली, बेल बजने लग जाएगी, और पुश बटन के दबने के साथ साथ, बेल के बजने के साथ साथ रिले भी होल्ड हुई। रिले के होल्ड होने से उसका जो कांटेक्ट था वो एनओ से एनसी गया, और इस एनसी को अपन ने यहाँ यूज कर रखा था। तो अब जो रिले की कॉइल को और बेल को सप्लाई मिल रही है वो इस पुश बटन से भी मिल रही है और इस कॉन्टेक्ट से भी मिल रही है, क्योंकि अभी अपन ने दबा रखा है, अभी छोड़ा नहीं। दोनों तरफ से रिले की कॉइल को और बेल को सप्लाई मिल रही है, बेल बज रही है, और आप इसे पुश बटन को छोड़ भी दोगे तब भी वो इधर से सप्लाई उसको कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि रिले तो होल्ड है। रिले होल्ड है, रिले की सप्लाई अभी कटी नहीं। बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो अपन ने क्या किया, रिले का ही कॉन्टेक्ट यूज करके रिले की कॉइल की सप्लाई मेंटेन रख दी। यही इंटरलॉकिंग है, इसे ही अपन इंटरलॉक कहते हैं। यहां पर अपन ने इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल कर लिया, अपन ने रिले को उसी के जाल में फंसा लिया, इंटरलॉक कर लिया अपन ने, ठीक है। यानी रिले अब लॉक हो गई। अब रिले चालू रहेगी, और रिले चालू रहेगी तो जो उसकी वजह से जो भी काम होने थे, हो सकता है अपन इस एनसी कॉन्टेक्ट को कहीं और यूज कर लेते और वहां पर एक दूसरा बजर बजा लेते या बंद करवा देते, क्योंकि एनसी से एनओ जा रहा है ना, तो ये सर्किट तोड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे सर्किट को बंद करने के काम आ सकता था। तो अब रिले अपना काम करती रहेगी और ये सर्किट चलता रहेगा, और ये सर्किट बचता रहेगा। मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये एनसी कंडीशन में आ गया। अब ये सर्किट बचता रहेगा, ये होल्ड रहेगी रिले। कब तक बचेगा? जब तक कि अब इस सर्किट को कोई तोड़ नहीं देता। तो अब अपन को यहां पर एक ऑफ बटन और डालना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को इन सबके सिंबल याद होंगे। ये एनसी पुश बटन हो गया, P2 में इसको नाम दे देता हूं ऑफ बटन। ये ऑन बटन हो गया, ये ऑफ बटन हो गया। वापस से एक बार अपन पूरा सर्किट ट्रेस करते हैं। यहां एनसी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस से ट्रेस करते हैं। मैं इनको वापस से नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूं अपनी। रिले डी होल्ड है, ये एक एनओ कॉन्टेक्ट है और ये दूसरा एनसी कॉन्टेक्ट है।
R1 R2। इस अवस्था में देखो आप, जो बोर्ड पे बन रही है बेल बजेगी क्या? नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि यहां से भी कॉन्टेक्ट सर्किट टूटा हुआ है, यहां से भी सर्किट टूटा हुआ है, दोनों एनो है, सर्किट टूटा हुआ है, ना रिले की कॉइल को सप्लाई जा रही है, ना बेल बजेगी। अपन ने पुश बटन दबाया, पुश बटन दबाते ही, पुश बटन दबा और यहां से सप्लाई बेल तक पहुंच गई, फेज ऊपर से पहुंच गया, न्यूट्रल नीचे से मिल गया, बेल बज जाएगी, बज गई बेल। इसको जब अपन ने दबाया तो साथ साथ क्या हुआ कि जो ये एनो था वो बना एनसी, जो एनसी था वो बना एनो, यानी कि ये दोनों कॉन्टेक्ट टॉगल हो गए। और जब पुश बटन दबा के अपन ने रख रखा है, अभी ये पुश बटन दबा के रख रखा है, तो अपना जो रिले का एनो कॉन्टेक्ट है वो हो जाएगा एनसी, और जो एनसी कॉन्टेक्ट था वो हो जाएगा एनो। R1 R2 कॉन्टेक्ट में लिख देता हूं। तो ये एनो कॉन्टेक्ट जो अपन ने ऊपर यूज करा है स्विच के पैरेलल में, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनसी। पुश बटन भी दबा हुआ है अभी, और ये भी एनसी हो गया क्योंकि रिले की कॉइल को सप्लाई गई, रिले होल्ड हो गई, बेल बज रही है लगातार। फिर अपन ने क्या किया? फिर अपन ने इस पुश बटन को छोड़ दिया। पुश बटन को छोड़ते ही वो तो वापस से एनो हो गया, पर क्योंकि पुश बटन को जब तक दबा रखा था रिले होल्ड हो चुकी थी और ये एनो एनसी हो चुका था, तो इस एनसी से अब सप्लाई मिलती रहेगी रिले को और बेल बजती रहेगी। अब कब तक बजती रहेगी? जब तक कि इसका सर्किट दोबारा ना तोड़ा जाए। अब सर्किट कैसे टूटेगा? अपन ने ऊपर ऑफ बटन दे रखा है, जैसे मैं इस ऑफ बटन को दबाऊंगा सर्किट टूटेगा, सर्किट टूटते ही रिले डी होल्ड होगी, रिले डी होल्ड होते ही, क्योंकि सर्किट टूटेगा तो इसके रिले में से करंट टूट गया, रिले में से करंट बंद हुआ रिले कॉइल में से, तो ये डी होल्ड हो जाएगी। डी होल्ड होते ही ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, नॉर्मल पोजीशन जो है। R1 वापस से एनो हो जाएगा और R2 वापस से एनसी हो जाएगा, यानी ये वापस यहां से हटके R1 हो जाएगा एनो। जैसे आपने पुश बटन P2 दबाया ऑफ वाला, तो यहां से सर्किट टूटा, सर्किट टूटते ही रिले कॉइल की सप्लाई कटी, रिले कॉइल की सप्लाई करते ही रिले डी होल्ड हुई, रिले डी होल्ड होते ही उसके सारे कॉन्टेक्ट्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले गए, नॉर्मल पोजीशन में जाते हैं, यहाँ पर भी एनो हो गया, यहाँ पर भी एनो हो गया। अब आप पुश बटन भले ही छोड़ दो, और ये बहुत मोमेंटरीली होगा, विद इन मिली सेकेंड्स। पुश बटन दबाते ही रिले डी होल्ड होगी और बेल बंद, उसके बाद आप पुश बटन छोड़ दो 1 सेकंड के अंदर। इसमें कोई मिनट या घंटे नहीं लगने, तुरंत वाला काम है ये, क्योंकि सप्लाई करते ही फ्लक्स बंद होगी, फ्लक्स बंद होते ही स्प्रिंग अपना काम करेगी और उसको प्लंजर को वापस पीछे खींच लेगी। ठीक है, यहाँ इसमें एक इस तरह से स्प्रिंग होती है पीछे, जो इस प्लंजर को वापस अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक ये करंट सप्लाई जीरो होती है कॉइल की। तो ये अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा रिले को यूज करते हुए अलार्म सर्किट बना लिया, जो कि इंटरलॉकिंग का फीचर रखता है। ठीक है,